नमस्कार दोस्तों। आज हमारी संसद पर हमले की बरसी है। 2001 में हमारी संसद पर एक आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले में हमारे तमाम जवान शहीद हुए थे। हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा धक्का था और उन शहीद जवानों को हम सलामी देते हैं। जिन लोगों के ऊपर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने यह घटना अंजाम दी, उनमें से तमाम सारे लोग निर्दोष पाए गए और पाया गया कि उनको जबरन फंसाया गया था। निश्चित रूप से यदि जांच एजेंसियां इस तरह से करती हैं तो केस कमजोर करती हैं तो निश्चित रूप से एक दुखद स्थिति आती है। बहरहाल उन शहीदों को नमन करते हुए मैं आज अपनी बात शुरू करता हूं। आज जब हम उन शहीदों को नमन कर रहे थे और उसके बाद संसद में हमारे सांसद अपनी अपनी बात रख रहे थे तो लोकसभा में दो युवक सागर शर्मा और मनोरंजन शर्मा वो दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे और कूदने के बाद में ऊंचाई बहुत है, उसमें पांव टूटने और सबका खतरा भी था। बहरहाल वो नीचे कूदते हैं और कूदने के बाद में वो सिंपल एक स्प्रे, कलर स्प्रे के जरिए वहां पर एक फॉग फैलाने की, मतलब धुआं फैलाने की कोशिश करते हैं। उसके जरिए वो क्या मैसेज देना चाह रहे था वो तो बाकी विस्तृत जांच में आएगा, लेकिन जो फौरी जांच में फौरी चीजें पता चली हैं उससे बड़ा स्थिति दर्दनाक है। उनके दो साथी जो बाहर थे, एक नीलम कौर और एक अनमोल सिद्धू सिंधे, और ये दोनों जो बालक थे दोनों इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे। कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ गंवार टाइप के हों, जाहिल हों। और जो बाहर भी थे वो भी सब पढ़े लिखे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। आखिर क्या वजह हुई कि अपने पूरे कैरियर को, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके इस तरह की हरकत करें? और वो जिस सांसद का पास लेकर के आए थे, जिसके जरिए वो दर्शक दीर्घा तक पहुंचे थे, वो प्रताप सिम्हा, वो मैसूर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उन्हें बड़ा अराजक सांसद माना जाता है। कहीं तोड़फोड़ कर देना, कहीं दूसरे धर्म के लोगों पे हमला करा देना और तमाम सारी चीजें। एक बार वो एक बस स्टैंड पे गए और वहां पर गुंबद स्टाइल में वो बना हुआ था, तो साहब उन्होंने कहा नहीं, इससे मुझे मस्जिद की बू आती है, इसलिए इसे तोड़ दीजिए। यानी साहब को लगेगा कि यदि उनका घर मुस्लिम टाइप का लग रहा है तो उसे तोड़ देंगे। तो कमोबेश इस तरह के नफरती लोगों के वो पास लेके आए थे, तो इसलिए एक बार शंका भी पैदा होती है। लेकिन इस शंका पर हम जाएं, सारी चीजों पर जाएं, उसके पहले में देखना होगा है क्या। एक तरफ खालिस्तानी जो है, भारत सरकार उन्हें आतंकी भी कहती है, पन्नू, और वो पन्नू ने अमेरिका से धमकी दी थी कि वो संसद में बवाल कराएंगे या जो भी कुछ है। हालांकि वो तो कुछ नहीं करा सके। ये जो बच्चे थे इनमें से तीन तो हिंदू थे, एक जो लड़की है हिसार की, वो भी पंजाब से, उसका कोई बहुत नाता नहीं है, नीलम कौर। तो वो भी बड़ी भोली वाली और अपने आप में काम करने वाली। अब वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे इस बात को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि साहब हम ध्यान आकर्षण करना चाहते थे इस बात के लिए कि मणिपुर में बेटियों के साथ लगातार रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, उन्हें नग्न रूप से नचाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है और न जाने क्या क्या विभत्स घटनाएं हो रही, लगातार वहां हत्याएं हो रही हैं और बहुत सारी घटनाएं जो देश को और हम सबको शर्मसार करती हैं। हमारी संवेदना है उनके साथ, और हमारा प्रधानमंत्री और हमारे देश के तमाम मंत्री, गृह मंत्री और वो सब, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है अपने देश के उस हिस्से को। इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं जैसे उसे काट के फेंक दिया हो, टुकड़े कर दिया हो, वो अलग राष्ट्र बना दिया हो। क्या स्थिति है वहां पर? कभी मैतेई समुदाय के लोग जाते हैं किसी
थाने को लूट लेते हैं, वहां से असलहे लूट लेते हैं, पुलिस लाइन से लूट लेते हैं, और बहुत सारी घटनाएं हो रही। मुख्यमंत्री आवास के पास से घटनाएं हो रही, बावजूद इसके किसी को फिक्र नहीं। लगता है कि सब भूल गए हैं कि मणिपुर नाम का भी कोई एक जगह है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यह हो रहा है, और इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही। अब तक कई 100 लड़कियां शिकार हो चुकी हैं रेप का। इसके बाद में कई 100 लोग मर चुके हैं, हत्याएं हो चुकी हैं, कई की लाशें लापता हैं, कई का और बहुत सारी चीजें। और उसके बाद सरकार नैरेटिव बनाती है, तो यह चिंताजनक है। इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन उनकी इस बात को हम सच भी मान लें तो एक बात सच है कि यदि वो चाहते कि हमें नुकसान पहुंचाना है तो वो क्या क्या कर सकते थे। क्योंकि मेरा भाई खुद जैविक साइंटिस्ट है, तो मैंने उससे पूछा क्या हो सकता है, तो उसने बताया कि जैविक गैस होती है जिसके जरिए वो जर्म्स पैदा कर दिए जाते हैं जो पूरी त्राही त्राही मचा सकते हैं। उनको वो स्प्रे कर सकते थे, उन्हें निकाल सकते थे, यह कर सकते थे। इससे पूरी संसद में जितने लोग मौजूद थे वो उसके शिकार हो जाते और वो आगे अन्य लोगों को शिकार कर देते। यह भी किया जा सकता है। उसका भी स्प्रे आता है। एक स्प्रे सामान्य तौर पे हम सब देखते हैं, महिलाओं को सजेस्ट किया जाता है कि वो अपने पास रखें। वो मिर्ची स्प्रे होता है जिसमें किसी के चेहरे पर उस पे आंख पे डाल देंगे तो आपको मिर्च जैसा लगेगा और वो बुरी तरह से घायल हो जाएगा, वो स्थिति है। एक तीसरा होता है जहरीला स्प्रे। वो छोड़ देंगे तो जो भी उस गैस के परिध में आएगा या जो भी कुछ होगा तो वो उसको सूंघते ही मर जाएगा और वो होगा। ऐसे ऐसे जहर मौजूद है जिनकी स्प्रे छोड़ी जाए तो बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, तुरंत दम घुट जाती है। उस तरह के भी हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन लड़कों को, उन लोगों के, उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। वो इंजीनियर थे, तमाम सारी चीजें इजाद भी कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कोई जो है बम नहीं फोड़ा, कोई वो नहीं किया। उन्होंने एक ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया शून्यकाल के दौरान। उन्हें कांग्रेस पार्टी के पंजाब से सांसद औजला ने, गुरजीत औजला ने पकड़ लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने वहां गुंडई के अंदाज में व्यवहार किया। सुरक्षा कर्मियों को सीधे सौंपने के बजाय उनको मारने पीटने लगे। यह गलत था। आप सांसद हैं, नियम कानून बनाना, उनकी मर्यादाएं रखना आपका सबसे पहला कर्तव्य है, लेकिन आप इस तरह की हरकत करेंगे, निश्चित रूप से शर्मनाक है। बहरहाल जो घटना हुई वो दुखद है, शून्यकाल में हुई। उस समय स्पीकर मौजूद नहीं थे, एक चेयरमैन जो है, उप चेयरमैन जो है उसको चला रहे थे अग्रवाल साहब, तो उन सब ने सारी घटना का ब्यौरा दिया, वीडियोज मौजूद है। दिल्ली पुलिस को उन्हें सौंप दिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है, आईबी से लेके सब कर रहे हैं, और इतना तो सर्टिफाई हो गया कि वो किसी आपराधिक या किसी वैसे बैकग्राउंड के लोग नहीं है जो अभी फौरी जांच आई है। आखिर वो क्यों मजबूर हुए, हम इस पर बात करें इसके पहले एक इतिहास पे बात करते हैं। 8 अप्रैल 1929, याद करिए आप, नाम था भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, और इन दोनों लोगों ने सेंट्रल असेंबली में घुस करके दर्शक दीर्घा में गए थे और उसके बाद वहीं पर घुस करके उन्होंने एक धुआं बम छोड़ा था। जैसे इन्होंने धुएं वाला स्प्रे किया जो पीले रंग का धुआं छोड़ रहा था, कलर था, उस समय इस तरह से इतनी टेक्निक नहीं थी, तो उन्होंने वो बम फोड़ा था जिससे धुआं निकले, किसी को नुकसान ना हो, यानी किसी को हार्म करना उनका मकसद नहीं था, और उन्होंने वो छोड़ा। उनके साथीगण बाहर थे, उन लोगों ने नारे लगाए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देश की आजादी और जिस तरीके से अन्याय हो रहा था, ब्रिटिश हुकूमत जिस तरीके से अन्याय कर रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने नारे लगाए थे। उन्होंने देश के उन मुद्दों को लेकर के जिन्हें अनदेखा कर रही थी सरकार, उस पर नारे लगाए थे, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी में सब कुछ वही हो रहा था जो आज हो रहा है।
और इस गुलामी की दशा को लेकर के जब उन्होंने शोर मचाया था, उन्होंने भारतीयों पे होते अत्याचार को लेकर उठाया था, लड़कियों पे होते अत्याचार को उठाया था, देशवासियों के हकों को छीनने की जो कोशिश हो रही थी उसको लेकर उठाया। आज भी वही हुआ है, चाहे सागर शर्मा हो, मनोरंजन शर्मा हो, अनमोल सिंधे हो या नीलम कौर, इन चारों ने वास्तव में देश का ध्यान, दुनिया का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की कोशिश की है कि देखिए मणिपुर में यह हो रहा है। 8 महीने होने जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री सैर कर रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं और बहुत सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, तमाम भाषण दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उस मणिपुर की फिक्र नहीं है जहां वो कह के आए थे चुनावी वायदे में कि आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपकी चिंता करेंगे। आज वो मणिपुर चल रहा है, लोग मर रहे हैं, 7.5 महीने से इंटरनेट बंद पड़ा है, तमाम जीवन के कार्यक्रम बंद पड़े हैं, लोग शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, उनको खाने पीने कपड़े सबकी समस्याएं हैं। अभी हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी के जो युवा विंग है उसके अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास वहां गए, अपनी टीम के साथ गए और राहुल गांधी की तरफ से उन्होंने वहां पर तमाम जरूरतमंदों को कपड़े बांटे, तमाम कंबल बांटे और बहुत सारी चीजें दी, खाने पीने के सामान बांटे और यह करके आए। लेकिन कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, न राज्य की और न ही केंद्र की। वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था। उनका मकसद था कि लोगों को मदद मिले, क्योंकि वो हमारे देश के हैं, हमारे भाई बहन हैं, चाहे जो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन क्या हमने, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, क्या हम अपने हिंदुस्तान जिसे हम भारत माता कहते हैं उसके तमाम सारे ये जो लाल हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, क्या हम उनको सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्या हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं? इस बारे में क्या सोचने की कोशिश की हमारी सरकार ने? नहीं की। शायद यही वजह थी कि इन संवेदनशील चारों युवाओं ने अपने भविष्य को दांव पर लगा के, अपने जीवन को दांव पर लगाकर यह किया। और यदि कहीं धोखे से वो मुसलमान होते या सिख होते तो आप तमाम सारे से आरोप लगा देते, 1 सेकेंड नहीं लगता, 1 सेकेंड के अंदर उन्हें जाने क्या क्या कह देते। आज उन्होंने, कम से कम मैं तो सलाम करता हूं इन बच्चों को कि इन्होंने सही दिशा में एक समझाने की कोशिश की। हालांकि यह चिंता का विषय है सरकार के लिए कि उसने यह हालत कर दी है कि बच्चे अपना जीवन खतरे में डालकर, अपने आप को आत्मघाती बना करके इस तरह की करते हैं। यदि उन्हें गोली मार दी जाती, मर जाते तो क्या होता? यह भी सोचने का विषय। उन्हें जिस तरीके से तमाम भाजपा के सांसदों ने पीटा, वह भी अपने आप में चिंताजनक। उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इसके बाद में जिस तरह की घटनाएं हो रही, चिंता देती है कि क्या हमारे सांसद, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और क्या वो भी सुरक्षित है? ऐसे तो कोई भी कुछ भी ला करके और कुछ भी कर सकता है। यानी ना वो सुरक्षित है, न देश के नागरिक सुरक्षित है। और हालात कितने बुरे हो गए, इस चीज को समझना पड़ेगा। वहां देश के तमाम महान नेता भी हैं, तमाम तरह के नफरती लोग भी हैं। कुछ भी हो सकता था, बहाना लेकर के कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता था, किसी को मार सकता था, किसी के साथ और कोई घटना कर सकता था। आपको इसकी चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन आपने कोई चिंता नहीं की। न सुरक्षा की आपको फिक्र है अंदर वालों की, न सुरक्षा की फिक्र है बाहर वालों की। और जिनके आप प्रतिनिधि हैं, जिनके बूते आप संसद में बैठे हैं और जिनके बूते आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं, देश दुनिया घूम रहे हैं, उन्हीं के लिए आप कुछ नहीं करने तैयार। उनको असुरक्षित आपने कर दिया।
जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, उन राज्यों में हालात बद से बदतर है। कल भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए को सजा सुना दी गई कि उन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप किया था। आप सोचिए, जितने बलात्कारी होते हैं वो भाजपा के ही क्यों निकलते हैं, चाहे सेंगर हो, चाहे चिन्मय आनंद हो, चाहे कोई हो। और उसके बाद में उससे ज्यादा चिंताजनक डबल इंजन की सरकार, जहां राम राज्य की सरकार कहते हैं, उस प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक सीनियर प्रशासनिक अफसर की बेटी के साथ किस तरह से गैंगरेप होता है। 7 थाने पड़ते हैं, वो चिल्लाती है, कोई मदद को नहीं आता है, गाड़ी में सब कुछ हो जाता है। इसके बाद गिरफ्तार कर लीजिएगा, सजा सुना दीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। उसके जीवन में तो एक दंश लग गया ना, उसको तो आप कलंकित कर रहे हैं ना। तो साहब, यही लोकतंत्र हमने बनाया था। और लोकतंत्र किस तरह का बनाया है? लोकतंत्र बनाया है हमने पर्ची का, लोकतंत्र बनाया है हमने डर का। इतना डर कि जनता को आप डराएंगे। जिस जनता के आप प्रतिनिधि हैं, जिसके बूते आप सत्ता में हैं, उसको डराते हैं आप तमाम नामों से, कहीं पुलिस से, कहीं ईडी से, कहीं सीबीआई से, कहीं कोई और एजेंसी से, कहीं किसी तरीके से। कहते हैं नहीं तो ये नहीं कर, तो ये कर देंगे, नहीं तो हमले करते हैं, मारते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर इससे बच जाइए। आप विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से 95% विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और सबकी कार्रवाई हो रही है, क्यों? और जो आपके साथ बैठे हैं, सारे बड़े भ्रष्टाचारी आपके साथ बैठे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शोर मचाते हैं आप। तमाम सारी जब ये हरकतें होती हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। और इसके बाद में सवाल इस पर खड़ा होता है कि आप इतना सब कुछ कहते हैं, लेकिन गलत को आप करते हैं। छगन भुजबल को क्लीन चिट आपने दे दी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर सब चीजों के आरोप थे। आपने ही, आपकी ईडी ने ही कार्रवाई की थी। अब ईडी कह रही फाइल नहीं मिल रही, इसलिए खत्म कर देगी। वाह भैया, तो इस दशा में लाके खड़ा कर दिया है। देश को एक कंगारू कोर्ट में बदल दिया है। जो आपको मुफीद नहीं लगता है तो साहब उस पर आप कार्रवाई करा देंगे, उसे आप निष्कासित करा देंगे, उसके को सजा करवा देंगे। और अदालतें गुलामी का शिकार हो गई है। तो गुलामी की स्थिति यह है, आपकी अपनी पार्टी में इतना डर है कि जो पहली बार विधानसभा का सदस्य चुना जाता है, जिसको कोई प्रशासनिक और कोई अनुभव नहीं होता है, जिसका पार्टी में भी कोई बड़ा योगदान नहीं होता है, अचानक आपकी पर्ची से उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और किसी में बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। कमोबेश इसी तरीके से एक भ्रष्टाचारी, हमले करने वाला, गाली गलौज करने वाला, मारपीट करने वाला व्यक्ति मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। क्या योगदान था? कुछ नहीं, साहब बना दिया। उसके बाद में क्यों? क्योंकि वो अरबपति, खरबपति है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में इसी तरह से हुआ। कांग्रेस से भागा हुआ व्यक्ति, ईडी सीबीआई के रडार का व्यक्ति, जिसे आपने नोटिस भेजा था, और धर्म के नाम पे दंगे फसाद करने वाला वो व्यक्ति आपके साथ होता है, आपका प्रदेश अध्यक्ष भी बनता है आपके साथ में, और फिर आप उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो भी गाली गलौज और गला काट लेने और जाने क्या क्या बातें करता है, नक्सली उस तरह का व्यवहार करता है। उस आदमी को आप बना देते हैं और उसके बाद कहते हैं आप कोई विरोध नहीं। क्यों? आपने डर का, भय का माहौल बना दिया है। और इस भय के माहौल का ही जवाब है कि वो नए युवा, जिनका चाल, चरित्र, चेहरा सब अच्छा है, आज उन्हें मजबूरन आपको सचेत करने के लिए स्प्रे करना पड़ रहा है संसद के अंदर, नारे लगाने पड़ रहे हैं कि मणिपुर को बचा लो, बेटियों को बचा लो, लोगों को बचा लो, राज्य को बचा लो। सोचना है आपको कि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं
या आपको मोहब्बत की दुकान चलानी है। फैसला तो आपको करना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, और जनता ये डरी हुई कायर हो जाएगी तो फिर तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जनता को लड़ना है, और जनता खड़ी हो गई तो ये कहीं के नहीं रहे। यह आप जान लीजिए, कोई मशीन इन्हें नहीं बचा सकती है। जय